विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। आओ ले चले एक बेहतर कल की ओर, शिक्षा के इस प्रांगण से बांधे जीवन की डोर। आओ ले चले एक बेहतर कल की ओर, शिक्षा के इस प्रांगण से बांधे जीवन की डोर। दिल्ली विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपके साथ अनिल कुमार और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉक्टर सीमा उपाध्याय, जो कि पर्यावरणविद हैं और पर्यावरण के विषयों पर काफी ज्यादा जागरूक है और दिल्ली विश्वविद्यालय के भिन्न कॉलेजों में लगातार इनका लेक्चर्स होते रहा है। तो आज एक नए विषयों को लेकर के हमारे बीच उपस्थित हुई हैं। तो स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। और आज मैं बताने के लिए आई हूँ यहाँ पर बायोमास रिन्यूएबल सोर्स ऑफ ग्रीन एनर्जी। जी मैम, तो अभी आपने बताया कि बायोमास, तो ये बायोमास होता क्या है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। बायोमास एक ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि प्लांट से, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और उनके डेरिवेटिव से मिलता है। ये जमीन में, पानी में, कहीं भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उग सकते हैं और इनसे मिलने वाला, और इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड, फॉरेस्ट क्रॉप्स, एनिमल मैन्यूर, अर्बन एंड रूरल ऑर्गेनिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक मैटर, एक्वेटिक बायोमास भी होता है जो कि इसका मेजर पार्ट हाउस होल्ड वेस्ट से मिलता है। साथ में ये एनर्जी फार्म से भी मिलता है। तो इन सब चीजों से बायोमास हमें मिल सकता है और ये एक बहुत अच्छा एनर्जी का सोर्स हो सकता है। जी बिल्कुल मैम। अभी आपने जिक्र किया मैम कि एनर्जी फार्म, ये क्या होता है? एनर्जी फार्म, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसमें कि क्विक ग्रोइंग प्लांट स्पीसीज को ग्रो किया जाता है ईंधन के लिए एट स्पेसिफिक इंटरवल्स, एंड इसमें बायोमास बहुत प्रचुर मात्रा में, जिसको एबंडेंट अवेलेबिलिटी कहते हैं, पाया जाता है। और अनयूज एग्रीकल्चरल लैंड पर ये प्लांट, जैसे कि जट्रोफा हुआ, कैस्टर बीन हुआ, उनमें ये आसानी से उग जाते हैं और फिर इसके बाद इनको अल्कोहल, बायोडीजल, बायोगैस वगैरह में इनका कन्वर्जन किया जाता है इन प्लांट्स का। और ये जो फार्म है वो रूरल कम्युनिटीज के लोगों को इनसे रोजगार भी मिल सकता है। सो ये सारी विशेषताएं एनर्जी फार्म में आती हैं। यानी कि यूँ कहें कि हमारे पास जो भी वेस्ट लैंड है उस पे एनर्जी के लिए जो खेती की जाती है, ऊर्जा के लिए, जैसे जट्रोफा का जिक्र किया, उसके अलावा और भी जो पौधे, जिससे मूल रूप से एनर्जी लिया, मतलब प्राप्त किया जा सकता है। ये कमर्शियली इनसे, तो और इससे एक रोजगार के नए साधन भी जो है वो डेवलप हो रहे हैं। बिल्कुल। तो इसको एनर्जी फार्म कहते हैं। और बायोमास का उपयोग आपने बताया कि ये कब से हो रहा है और लोगों को इसकी जानकारी कब से है? लोगों को इसकी बहुत पहले से इसके बारे में जानकारी है। वर्ल्ड हैज गॉन थ्रू ए सीवियर क्राइसिस ऑफ द क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम इन मिड 70s। तब से बायोमास जो है अगेन बैक इन द लाइमलाइट एज अ वायबल डोमेस्टिक एनर्जी सोर्स which has the potential of reducing oil consumption. So और एनर्जी की डिमांड की पूर्ति भी ये तब से ही लगातार लोगों के लिए ये कर रहा है, एनर्जी की पूर्ति बायोमास। यानी कि मिड 70 से बायोमास जो है ना उसका उपयोग में लाया जा रहा है। हाँ। इसी बीच बायोमास के क्या एप्लीकेशन क्या है इसके में? बायोमास के बहुत से एप्लीकेशंस हो सकते हैं। डिफरेंट रूट से इसका कन्वर्जन किया जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है और अलग अलग कन्वर्जन से। और इसको कंबाइंड हीट एंड पावर प्लांट, जिसको कि CHP कहते हैं, उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा इसको फॉसिल फ्यूल के साथ कंबाइंड करके को फायरिंग की तरह, जिससे कि कैन बी यूज टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द जनरेशन ऑफ कंबशन रेसिड्यूज, तो उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे इसके उपयोग हम ला सकते हैं बायोमास के। मतलब अभी आपने बायोमास के एप्लीकेशंस के बारे में जिक्र किया। अब हम जानना चाहें कि बायोमास का उत्पादन ये कितना है हमारे देश में, लगभग कितना है? हमारे देश में इज अबाउट 450 to 500 मिलियन टन पर ईयर उत्पादन इसका
जो है वो है किया जा रहा है। हाँ। इंडिया में इससे कितनी बिजली पैदा करने की संभावना या फिर कितना बिजली पैदा हो सकता है? इंडिया में अबाउट 18,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की इससे संभावना है। and biomass provides nearly 32% of all the primary energy consumed in the country at present, और इसका जो 90% से ज्यादा उपयोग है वो रूरल हाउस होल्ड में होता है एंड अबाउट 15% अर्बन हाउस होल्ड में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से इसका उपयोग होता है। बायोमास एक ऊर्जा का बहुत ही अच्छा माध्यम, एक स्रोत है, फिर भी आज इसका उपयोग इतना कम क्यों है? इसका भी एक कारण एक्चुअली क्या है, बिफोर कोल बिकेम पॉपुलर इन लेट मिड 18th सेंचुरी, तो बायोमास जो है रिमेन ऑलमोस्ट मेजर डिमांड ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी एंड फ्यूल। देन विद अवेलेबिलिटी ऑफ चीप पेट्रोलियम, जब सस्ता पेट्रोलियम उपलब्ध होने लगा तब लोगों का रुझान इसकी तरफ से थोड़ा सा कम होने लगा बायोमास की तरफ से, तो इसलिए इसका उपयोग कम है। जी मैम, आपने काफी सही कहा। अभी भी मतलब लोग इसको कम यूज कर रहे हैं। इसका एक कारण कि मतलब काफी पहले जो है ना कोयला जो है उस पर आधारित है लोग और काफी ज्यादा प्रचलित हो गया, उसके कारण इसका उपयोग आज भी कम है। हमारे देश में बायोमास जो संयंत्र है किस तरह के कचरे पे आधारित है? मोस्टली ऑन एग्रीकल्चरल वेस्ट पर आधारित है भारत में बायोमास पावर प्लांट, क्योंकि एग्रो वेस्ट हमारे यहाँ बहुत मात्रा में मिलता है, इसलिए। ये एग्रो वेस्ट जो बायोमास है, जो इसकी क्या विशेषता है? एग्रो वेस्ट बायोमास जो बायोमास होते हैं वो पूरी तरह से वेस्ट नहीं होता। देखो, इसका एक हिस्सा तो खाना पकाने के लिए फ्यूल की तरह यूज होता है एंड सम पार्ट ऑफ कैटल फीड के लिए, while some part is left to decompose in soil to retain the necessary soil nutrients. So इस तरह जो एग्रो वेस्ट पर आधारित बायोमास होते हैं वो एक तो मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाते हैं, दूसरा फ्यूल की तरह इस्तेमाल होते हैं, और तीसरा जो है वो जानवरों का आहार भी इससे मिलता है हमारे देश में। अब जानना चाहेंगे मैम कि एग्रो वेस्ट जो है वो पावर जनरेशन के लिए कितना उपयोग में आता है? कितना आता है या फिर आता होगा? Only 2/3 of agricultural residues could be used for power generation, और जो मॉडर्न एप्लीकेशन है उसके मुकाबले ट्रेडिशनल तरीके में बायोमास का इस्तेमाल ज्यादा होता है। बायोमास में किस तरह की तकनीक का उपयोग किया जाता है, जैसे बायोमास से एनर्जी को निकालने के लिए? बायोमास से डिफरेंट फॉर्म में एनर्जी रिकवरी के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। टिपिकली कन्वर्जन टेक्नोलॉजीज फॉर बायोमास कैन बी आइदर फिजिकल और केमिकल और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और इसमें फिजिकल कन्वर्जन टेक्निक्स जो बायोमास की है वो फिजिकल अल्टरिंग पर बेस्ड है। इसी तरह जो केमिकल कन्वर्जन टेक्निक्स है वो केमिकल अल्टरिंग पर बेस्ड है। हम चाहेंगे कि इसको और विस्तार से बताएं कि इन दोनों टेक्निक्स को, जैसे केमिकल कन्वर्जन टेक्निक्स है, इसमें थर्मल केमिकल कन्वर्जन आता है जिसमें कि इंक्लूड्स हैं कंबशन हुआ, गैसिफिकेशन हुआ एंड पायरोलिसिस हुआ, और एक बायोकेमिकल मेथड है जिसमें इंक्लूड है एनारोबिक डाइजेशन हुआ, फर्मेंटेशन हुआ, एक ट्रांस एस्टिफिकेशन की प्रोसेस भी है जिसमें बायोडीजल जो है उस कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम ऑयल सीड्स विच लेटर कैन बी यूज्ड इन ब्लेंडिंग विद डीजल। सो ये अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज हैं जो जिनसे कि बायोमास मिल सकता है। अभी आपने जिक्र किया मैम कि अलग अलग जो विधियां हैं, टेक्निक्स है, इसका उपयोग किया जाता है। इसकी विशेषताएं क्या, जो अलग अलग जो विधियां हैं इसकी? Each technology has its uniqueness to produce different form of energy. जैसे कि एग्जाम्पल है कि हमें एक तो डायरेक्ट हीट मिलती है, दूसरा सेकेंडरी फ्यूल मिलता है हमें जो सॉलिड, गैसियस और लिक्विड फॉर्म में, और इसके साथ साथ कुछ यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं हमें।
तो इसको उदाहरण दे करके बताएं, हम चाहेंगे कि उदाहरण स्वरूप अगर बताते तो काफी हेल्पफुल होगा हमारे लिए। हाँ बिल्कुल, मैं बता रही हूँ। जैसे कि सॉलिड जो होता है उसमें ब्रैक्वेट्स कॉम्पैक्ट फाइन बायोमास आते हैं। इसको कोयले की जगह डायरेक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है इंडस्ट्रीज में, बॉयलर्स में, फर्नेसेस में, और इसके अलावा घरों में कुक स्टोव में भी ये इस्तेमाल होते हैं। और इसी तरह बायोगैस को गांवों में या शहरों में एक घर के कामों में या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इथेनॉल लिक्विड है, ये भी फर्मेंटेशन से मिलता है। इसको भी कैन बी ब्लेंडेड विथ पेट्रोल, while biodiesel can be used in stationary और ट्रांसपोर्टेशन डीजल इंजन, इनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो गैस होती है, जैसे सिन गैस हुई या प्रोड्यूसर गैस हुई, ये जो जनरेट होती है, इसको ये गैसिफिकेशन से और बायोमास के इसको भी यूज कर सकते हैं थर्मल एंड पावर एप्लीकेशन में। और इसको नेचुरल गैस के 100% से और डीजल अप टू 70% से इसको आईसी इंजन में रिप्लेस करके इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो इस तरह इनका उपयोग कर सकते हैं हम। बायोमास की जो खूबियां है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि एक लाइन में अगर संक्षेप में आप बताना चाहते तो उसको कैसे बताएंगे? बिल्कुल, एक रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी है बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम फ्लक्चुएशन unlike wind power and does not need storage as in the case of solar energy। तो इन दोनों से ये बेहतर है एनर्जी का रिसोर्स, मैं तो यही कहूंगी। हम जानना चाहेंगे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से ज्यादा उपयोगी होने के बाद भी इस बायोमास क्यों आखिर इसका मतलब हाँ, ये तो बहुत कम है? ये तो है जो तुमने अभी प्रश्न पूछा। इसका मेन रीजन है अनसर्टेन बायोमास सप्लाई चेन, जिसकी वजह से इट हैज बीन लेस प्रेफर्ड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स टिल नाउ, क्योंकि फीड स्टॉक में जो है वो उनकी अवेलेबिलिटी कम रहती है, तो इसलिए इसका इफेक्ट पड़ता है। दूसरा कारण है कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन इटसेल्फ इज अ बिग डील विथ फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, छोटे छोटे टुकड़ों में उगाया जाता है, तो ये भी एक समस्या है। सो ये सब कारण है। और हाँ, एक कारण ये भी है कि बायोमास इज अवेलेबल ओनली आफ्टर द हार्वेस्टिंग पीरियड विच कैन स्ट्रेच फॉर 2-3 months इन ईयर। फॉर दिस स्टिपुलेटेड टाइम जरूरी ये हो जाता है असल में समस्या के तौर पर कि इसको स्टोर करना एक तो, दूसरा इसको ट्रांसपोर्ट करना। तो एक तरह से ये सारी जो मैंने बताई ये झंझटें हैं। जी, परेशानियां हैं। तो इन झंझटों की वजह से और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी बायोमास पावर प्लांट के एस्टेब्लिशमेंट और उसकी रनिंग से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, जिसको भी सॉल्व करना बहुत जरूरी है। सो ये सारी प्रॉब्लम होती है कि लोगों को ये इतना झंझट लगता है कि लोग फिर इससे बचना चाहते हैं और इसको जो है वो प्रचलन में कम ला रहे हैं। मैम, मैं अमित हूँ। मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल। हाँ, कि अपने तरीके से बायोमास का महत्व बताइए। हाँ, lot of interest has developed in biomass energy in recent time, especially in application like combined heat and power generation and एक क्लीन एनर्जी सोर्स के रूप में, जो कि डोमेस्टिक हीटिंग एंड कम्युनिटी हीटिंग एप्लीकेशन में, हाँ, तो उसमें भी इसका उपयोग होता है। इनफैक्ट इन कंट्रीज लाइक फिनलैंड हुआ, यूएसए हुआ, स्वीडन हुआ, यहाँ पर कैपिटा बायोमास का जो इस्तेमाल है वो इज हायर देन दैट इन इंडिया एंड चाइना। तो ये सब इसका महत्व ही होगा। ओके मैम, तो मैं एक प्रश्न जो मेरा पर्सनली तौर पे आपसे, व्यक्तिगत तौर पे, कि हमारे देश में इसको बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE बायोमास एनर्जी प्रोजेक्ट को कैपिटल सब्सिडी और फाइनेंशियल इंसेंटिव के रूप में CFA सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और इस तरीके से, और इसकी एक मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है रिसोर्सेज की, उसकी एक वेबसाइट है स्टेट नोडल एजेंसी की। ओके मैम। तो वहाँ पर तुम्हें डिटेल ज्यादातर देखने को मिल जाएगी। शुक्रिया मैम। तो मैम, बायोमास प्लांट में आने वाली मुख्य समस्याएं क्या क्या होती हैं? बायोमास प्लांट बेस्ड ऑन एनी टेक्नोलॉजी, सबसे बड़ी समस्या जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, सप्लाई चेन में फीड स्टॉक की नॉन अवेलेबिलिटी होती है।
और ये जो फीड स्टॉक है उसकी जो प्राइस जो अचानक घटती बढ़ती हो जाती है, सो दीज फैक्टर्स कुड अफेक्ट द प्लांट ऑपरेशन एंड प्रोजेक्ट वायबिलिटी। फिर भी ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स लाइक बायोडीजल के लिए कैस्टर बीन और जेटोफा और दूसरी अदर जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं उनकी खेती शुरू हो गई है। तो ये एक अच्छी मतलब शुरुआत है। बिल्कुल। और इसी तरह इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए मोलासेस के प्राइस और अवेलेबिलिटी को अगर स्टेबल कर दिया जाए, क्योंकि इनकी प्राइस जो है वो स्टेबल नहीं है मोलासेस की, तो भी एक अच्छी बात बनेगी और अच्छी शुरुआत होगी। और इसके साथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बायोमास पावर प्लांट के एस्टेब्लिशमेंट में और रनिंग से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, and this cost constitutes a significant portion बायोमास का। तो अगर इसे भी सॉल्व कर दिया जाए तो वास्तव में इससे बेहतर जो है कोई और रिन्यूएबल सोर्स जो है ग्रीन एनर्जी का नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। इतना कुछ आपने बायोमास के बारे में बताया, लेकिन लास्ट में हम जानना चाहेंगे इसकी समरी, इसके जो सारांश उसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं। हाँ, देखो हम देखते हैं आए दिन कोल की पेट्रोलियम की कीमतों में फ्लक्चुएशन होता रहता है और द ऑसिलेटिंग प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एट द इंटरनेशनल लेवल affects not only the international market but the Indian economy as well. And the effect of these motions must not be compared with the application of renewable source of energy like solar, wind, water and biomass etc. In order to prevent India from global warming and other environmental threats and reduction of greenhouse gases, we must find alternative source of energy. Or biomass is a non-conventional source of energy. It is clean, it is cheap also. So इसके लिए कोल पेट्रोलियम का ये एक अच्छा विकल्प तो हो ही सकता है। और पर्यावरण के लिहाज से भी देखो कोल और पेट्रोलियम के भंडार खत्म हो रहे हैं हमारे लिए, जो कि चिंता की जो एक चिंता का विषय बने हुए हैं। एंड टुडे 21% आवर एनर्जी प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट on coal and thermal power plants which are depleting day by day, and the pace at which India population is increasing. The biggest problem India is facing in the innovation of reliable and feasible energy sources which are not only cheap, environmental friendly but also renewable. और हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए एनर्जी से संबंधित रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बायोमास जो है वो कोल पेट्रोलियम का एक अच्छा विकल्प हो सकती है। क्योंकि मैंने पहले भी जैसे अभी बताया कि बिफोर कोल बिकेम पॉपुलर इन लेट मिड 18th century, बायोमास वाज सप्लाइड टू मीट ऑलमोस्ट मेजर डिमांड ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी एंड फ्यूल। और इसके बाद जब आसानी से कोल और पेट्रोलियम उपलब्ध होने लगा तो लोगों का रुझान इसके प्रति थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन जब ऑयल का क्राइसिस हुआ है हमारे देश में या विश्व में, हमने बायोमास पर हमारा लगातार ध्यान गया है। एंड विद द इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर इज अ सीरियस ग्लोबल कंसर्न ऑन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। देयर इज एन इंक्रीजिंग गैप बिटवीन एनर्जी डिमांड एंड सप्लाई एंड द एनवायरमेंटल इश्यूज। सो ऑफ कोर्स ग्लोबल वार्मिंग इज अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड करेंटली द वर्ल्ड इज ऑल्सो फेसिंग grave energy crisis which if unsolved will certainly have serious consequences for civilization in the future. ऐसे में बायोमास कैन प्ले अ वाइटर रोल एज एन एनर्जी सोर्स स्पेशली इन रूरल एरियाज। की बायोमास में जो फीड स्टॉक की प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो हमारे देश में इतना कचरा है जो समस्या बना हुआ है, उससे सॉल्व की जा सकती है। इन इंडिया 44 lakh tons of waste in produce every year, so its disposal is big challenge for us. On an average 20 to 60 gram of waste is produced by one person per day, out of which more than half is of wood and paper, and 22% is household waste like rotten vegetable, fruits,
एक्सेट्रा। और ये मैं नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर के मुताबिक ये जो मैंने बताया है वो मैं बता रही हूँ। द डिस्पोजेबल ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सेपरेटली इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट biodegradable waste could function as feedstock for biomass in an efficient way. And Delhi MCD does not have dumping ground for huge amount of these waste, and it is looking for such grounds outside Delhi in far off areas. Similarly, BMC is spending approximately 23,000 crores per year for dumping waste outside Mumbai. So if at this point the biodegradable waste is separated and converted to feedstock for biomass, then this massive troubles of waste disposal could be solved, which is also going to aid in keeping the environment green, clean and healthy. Thank you very much.